थर्ड होगा, है ना? यस सर। यस सर। थर्ड डे होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शायद 15, 16, 17 या 18 होगा, ऐसे कुछ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 17 को है सर। 17 को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। मैंने आज आप लोगों को शेयर कर दिया है यूनिट 2 का पूरा सिलेबस। यूनिट 2 में जितने भी नोट्स, कंप्लीट नोट्स थे, 2 चैप्टर थे, छोटे छोटे चैप्टर थे, स्मृति एंड फॉर्जिंग एंड बेंच वर्क एंड फिटिंग शॉप के, तो वो दोनों मैंने आपके आज शेयर कर दिए हैं सुबह। ठीक है सर, अटेंडेंस का लिंक भेज देना। हाँ हाँ भेज देंगे, भेज देंगे। पहले क्लास ले लें, भेज देंगे हम वो लास्ट में। ठीक है, अभी और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कम बच्चे ज्वाइन हैं। ठीक है, तो हाँ, आज मुझे कराना था कुपोला। ठीक है, मैंने इसको असाइनमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, मतलब पिछले वीक में, और डेडलाइन रखी थी। जो डेडलाइन है उसके अंदर सबमिट कर दिएगा असाइनमेंट 1। ठीक है, बेसिकली इसमें मैंने यूनिट 1 का लास्ट और यूनिट 2 का फर्स्ट, ये 2 चीज़ें मैंने दी हैं आपको। ठीक है, तो असाइनमेंट में कुपोला मैंने डाला था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कुपोला ही डाला था, क्योंकि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कुपोला, हर बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं इस यहाँ से शुरू करता हूँ, और ये हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट। चलिए, अभी तक हमने जो बात करी थी वो कास्टिंग से रिलेटेड बात करी थी। इसके ऊपर मैंने कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ाए थे। सवाल ये है, कास्टिंग में अभी तक जो मैंने बात करी वो थी गेटिंग सिस्टम, पैटर्न, कैविटी में बनाना, और फिर कैविटी में मोल्टेन मेटल को डाल करके कास्टिंग तैयार करना। अब हम बात करेंगे कि हम मोल्टेन मेटल को मेल्ट कैसे करेंगे। अगर हम आयरन की कास्टिंग कर रहे हैं तो आयरन को मेल्ट कैसे करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं उसके लिए फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, भट्टी। फर्नेस हिंदी में भट्टी। जैसे आप कभी देखते हो, अगर कोई लोहार है, लोहार का मतलब जो आयरन के पीसेस को गर्म कर करके पीट करके उसको रीशेप देता है, तो क्या करता है, उसके पास एक छोटा सा वो फर्नेस होता है। वो क्या करता है, वो कोल उस पर रख करके, वो एयर का पंप होता है, वो एयर उससे वहां से निकलता है। ठीक है, कंप्रेसर लगे होते हैं, वहां से एयर वहां से ब्लो करता है, ऑक्सीजन जाती है, वहाँ कोक रखा होता है, कोल रखा होता है, वो बर्न होता है, और उसी के ऊपर मेटल को प्लेस कर देता है, और मेटल जो आयरन के पीसेस होते हैं वो रेड हॉट में कन्वर्ट होता है, और फिर उस पर हैमरिंग कर करके उसको रिशेप देता है। ये लोकल जो मार्केट में आप शॉप में किसी लोहार को देखते हो जो लोहे को रिशेप करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे कुपोला, यहाँ पे कौन सी फर्नेस है जिसपे जो मेनली हमारा आयरन, जिसको हम कास्टिंग में यूज करते हैं, वो आयरन को हम किस फर्नेस पर रखें, किस तरीके से रखें, कितने टेम्परेचर तक रखें कि हमारा वो आयरन मेल्ट हो जाए, और किस परसेंटेज पे, किस जोन में हमारा कौन सा आयरन मिलेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो उस फर्नेस का नाम, जिस फर्नेस पर हम आयरन को मेल्ट करते हैं, उस फर्नेस का नाम यहाँ पे क्या है,
कुपोला फर्नेस, ठीक है। तो कुपोला जो है क्या है वो जो मेटल के जो स्क्रैप है, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको मेल्ट करने का काम करता है ये, ठीक है। और ये एक इकोनॉमिकल है, आप ये सब चीजें पढ़ लेंगे। कुपोला इकोनॉमिकल है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेल्ट मिलते हैं, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म क्वालिटी का मेटल इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, अलग अलग क्वालिटी के मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कुपोला है क्या, देखो हम फिगर से बताते हैं। देखो ये पूरा के पूरा जो ये कुपोला का चैम्बर है, ठीक है। ये नीचे स्टैंड है, ये बहुत बड़ा होता है, ये मतलब एक रूम कमरे भर का होता है ये। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 स्टेजेस है, नीचे से समझिए, ऊपर का तो बात की बात है, नीचे से समझिए। नीचे ये स्टैंड है, ठीक है। इसके नीचे सबसे नीचे यहाँ पे है आपका सैंड बॉटम, यहाँ पे आपकी सैंड बॉटम है। सैंड बॉटम के ऊपर ये बॉटम बनाया हुआ है, इसी के ऊपर मटेरियल प्लेस किया जाएगा। इसके ऊपर क्या रखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्नेस है तो हमें कहीं ना कहीं चार्जिंग मटेरियल की जरूरत है। चार्जिंग मटेरियल का क्या मतलब है, चार्जिंग मटेरियल का मतलब फ्यूल की बात कर रहे हैं हम, फ्यूल, फ्लक्स, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी फर्नेस किसी भी चीज को उगलाएगा कब, जब तक हम उसमें कोई फ्यूल न देंगे। हम यहाँ पे फ्यूल क्या देंगे, कोयला, कोल या कोक, हम ये 2 चीजें हम प्लेस करते हैं, तो वो चार्जिंग चीजें हो गई। तो हम ये क्या करते हैं, जो कोल है वो सब चीजें हम यहाँ नीचे प्रोवाइड करते हैं। ये सब ये जो आपको देख रहे हो, ये कोल है, जो चार्जिंग कहते हैं, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। वो चार्ज होती कहाँ से है, तो वो यहाँ से होती है, चार्जिंग डोर से होती है। देखो ये चार्जिंग डोर है, ये चार्जिंग डोर ओपन होती है, यहाँ से हम कोल प्लेस करते हैं, यहाँ से हम कोक प्लेस करते हैं, ठीक है। और ये एक बेड बनाते हैं, देखो इसमें दिख रहा है 1 2 3, ये जो बेड बन रही है ना 1 2 3, 3 जोन बन रहे हैं, 1 2 3, ये 3 जो दिख रहे हैं ना, ये 3 क्या है, पहला कोल, दूसरा फ्लक्स, तीसरा मेटल। मेटल का मतलब ये हो गया कि जो मेटल, जिस मेटल को मेल्ट करना है उसको भी हम उसी से प्लेस करें, तो वो कहाँ से जाएगा, वो चार्जिंग डोर से जाएगा, यानी चार्जिंग स्टेशन। यहाँ नीचे आपका क्या रखा हुआ है, कोल वगैरह है। यहाँ पे आपको 2-4 चीजें दिख रही है, होल्स दिखेंगे आपको, एक फिटलिंग होल है, दूसरा टैपिंग होल है, स्लैग होल है, आपका टायर्स है, एयर ब्लास्ट जोन है, विंड बॉक्स है। ये क्या है, देखो अब एक एक चीज का मतलब है। टायर्स का मतलब हो गया, एक ये जो स्क्वायर ब्लॉक दिखते हैं, यहाँ से एयर पासेज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका यहाँ पे कंबशन हो रहा है और ये पूरी की पूरी वॉल रिफ्रैक्टरी वॉल है, स्टील की वॉल है, फिर रिफ्रैक्टरी वॉल है, यानी कि यहाँ से हीट ना बाहर जा रहा है, ना बाहर का हीट अंदर आ रहा है, ना कोई आने जाने का कोई गेट है, तो इन होल्स को देने का क्या फायदा है, इन होल्स को देने का फायदा ये है, या ये कह लो एडवांटेज क्या है, या फिर ये कह लो कि इसकी जरूरत क्या है। टायर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप जब भी कोई कहीं पर भी कोल को बर्न करते हो, तो तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करेंगे हम, ऑक्सीजन जब तक हम देंगे नहीं, कोई भी चीज बर्न होगा नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का फ्लो कहाँ से होगा, टायर्स, उनके बीच में ये कोल है, जहाँ पे आपका फ्यूल है, उस फ्यूल्स के बीच में आप उसको क्या करोगे, टायर्स के जो स्क्वायर होल्स होते हैं वो लगाओगे, ताकि उसमें जो कंटिन्यूअस एयर सप्लाई है वो होता रहे, ठीक है। इसके बाद आपका स्लैग होल है, आप क्या करते हैं, इसे 3 चीजें मिलाते हैं, एक मेटल जिसको मेल्ट करना, फ्लक्स क्यों मिलाते हैं हम, यहाँ फ्लक्स का बेड क्यों बनाते हैं, फ्लक्स का बेड हम इसलिए बनाते हैं, फ्लक्स हम इसलिए डालते हैं कि जितनी भी इम्प्यूरिटी है वो फ्लक्स के साथ स्लैग बन करके बाहर आ जाए, यानी कि इम्प्यूरिटीज फ्लक्स के साथ मिलती है, स्लैग फॉर्म होता है, और वो स्लैग जो लिक्विड फॉर्म में स्लैग होती है वो यहाँ से आपकी ये स्लैग होल से बाहर आ जाएगी, ठीक है। टैपिंग होल यहाँ से आपका मोल्टन मेटल बाहर आ जाएगा, ये टैपिंग होल से, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपका जो आपका कंबशन जोन है वो यहाँ से शुरू होता है। आप कहोगे सर तो ऊपर के 3 लेयर का काम क्या है, ये 3 लेयर जो बनाई गई है लेयर बाय लेयर, जैसे 1 2 3 का लेयर, फिर ऊपर 1 2 3 का लेयर, फिर इसके ऊपर 1 2 3 का लेयर टिल चार्जिंग डोर तक, ये क्या होते हैं, ये प्री हीटिंग जोन होते हैं। प्री हीटिंग जोन का मतलब वहां पे मेल्टिंग नहीं हो रहा है, वो हमने लेयर बना दिया, मेल्टिंग आपका नीचे होगा, यानी कि इन पोर्शन में आकर के आपकी मेल्टिंग होगी, उसको हम कहते हैं, इस जोन को हम कहते हैं प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन का फायदा क्या है कि अगर इसके अंदर कोई गैसेस हैं, कोई मॉइस्चर है, वो सारी चीजें इनकी हीट से क्या होती है, ये यहाँ पे मॉइस्चर या गैसेस क्या होती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन देखो, नीचे में भी 1 2 3 लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये 1 2 3, ये जो 1 2 3 लिखा है ना, ये यही चीजें हैं 1 2 3, यानी यहाँ से यहाँ। लेकिन ये आपका हो गया मेन जोन, जहाँ पे आपका कंबशन हो रहा है, जल रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको कंबशन जोन कहते हैं। फिर रिड्यूसिंग जोन है, रिडक्शन जोन है, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और फिर आपका ऊपर में आता है मेल्टिंग जोन, जहाँ पे आपका मेल्ट कर रहा है मेटल, ठीक है। और ये आपका प्री हीटिंग जोन है, ये स्टील की शेल है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है इसकी,
ठीक है, जो आपकी शेल की लाइनिंग है, ये चार्जिंग डोर है जहाँ से आपको 1, 2, 3 जो भी आपने मटेरियल लिया है वो आप इसमें इनलेट करते हैं। और ये स्टैक ज़ोन है, फिर आपका स्पार्क अरेस्टर है, यानी जितनी भी धुआँ-वुआँ वो वगैरह चीज़ें होती हैं वो सब ऊपर की तरफ निकल करके और वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा कुपोला का ये कंस्ट्रक्शन है। इसी में अब ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। एक-एक चीज़ समझाई गई, टेयर्स क्या होता है, टेयर्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, टेयर्स का साइज़ क्या होता है, नीचे बॉटम क्या है, आपका टैप होल का काम क्या है, ठीक है? टैप होल जहाँ से आप मटेरियल को निकालते हैं, फिर और भी चीज़ें हैं, कुपोला कैपेसिटी कितनी होती है? ये हाँ, ये 1 से 15 टन इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है? कुपोला की जो कैपेसिटी है 1 टन से लेकर के 15 टन तक, इवन मोर भी हो सकती है, मेल्टेड आयरन पर हीट, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। हाँ, इसमें जो आपका लाइटनिंग ऑफ फायर है, ठीक है? कोक बेड से शुरू होती है, फिर आपका चार्जिंग है, ऊपर से चार्ज मैंने आपको बता दिया, चार्जिंग में तीनों चीज़ें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 यानी फ्लक्स आपका चार्जेस जो आपका कोक है, फ्यूल, ठीक है? यानी कि फ्लक्स, फ्यूल और मेटल, तीनों चीज़ें हो गई। 1, 2, 3 जो आपने वहाँ देखा वो चीज़ें हैं, यहाँ चार्ज करते हैं। फ्लक्स में हम लोग लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, वो चीज़ें यहाँ दी हुई है। काम क्या है वो भी मैंने बता दिया। फ्लक्स इज़ द सब्सटेंस व्हिच एम टू फॉर्मिंग द स्लैग टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़, मैंने आपको बताई दी है, वो चीज़ें हम यहाँ चार्ज करते हैं, ठीक है? तो ये आपके प्रिपरेशन हो गई, मेल्टिंग हो गया, स्लैगिंग हम नीचे टैप जितनी है वहाँ से स्लैग से हम लोग बाहर ले आते हैं, ठीक है? जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग जो है ब्लास्ट एयर ब्लास्ट जो इनलेट है वो सब बंद कर देते हैं और हमारा इसके बाद आता है जो इसमें ज़ोन्स हैं। मेनली इसका ये सारी थी कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको इस फिगर में बताई, ये सारी चीज़ें। इस ज़ोन ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, 1, 2, 3 के अरेंजमेंट में है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछे जाते हैं वो होता है इसका 3 जो ज़ोन आता है ना, मेल्टिंग ज़ोन, रिड्यूसिंग ज़ोन और कंबशन ज़ोन। इन ज़ोन से सवाल पूछे जाते हैं मेनली थोड़ा डिटेल में कि ये ज़ोन्स में होते क्या हैं? वो तो था कंस्ट्रक्शन। अब आइए ज़ोन्स, जो ज़ोन्स हैं इसके, उसके अंदर आपके आते हैं सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग ज़ोन यानी कंबशन ज़ोन जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है उसके अंदर, हीट होता है, बर्न होता है, हीट होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन ज़ोन में जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो होती है हीट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होना। ऑब्वियस सी बात है जलने के बाद कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। ऑब्वियस बात है हमारा काम ही यही है। सबसे पहले कंबशन जलाओ, अगर फ्यूल को जलाओगे नहीं तो हीट कहाँ से डेवलप होगा और हीट डेवलप नहीं होगा तो मेल्ट कहाँ से करेगा। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आपकी सिलिका, मैंगनीज़ और कार्बन मेनली तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसको फ्यूल के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं हीट को रिमूव करते हैं, यानी कि हीट यहाँ से रिलीज़ होती है, रिमूव नहीं बल्कि रिलीज़ होती है, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? जो ये रिलीज़ जो हीट है यही आपका काम करता है किसमें? आपको जो मेटल है उसको मेल्ट कराने में, ठीक है? यहाँ पर जो टेम्परेचर है इस कंबशन ज़ोन का वो है अराउंड 1550 से लेकर के 1850 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? इसके बाद आता है रिड्यूसिंग ज़ोन। इसके ज़ोन के अंदर क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंबशन ज़ोन टू द टॉप ऑफ द कोक बेड। कोक बेड के ऊपर तक ये लाई करता है, यानी कि कंबशन ज़ोन के बाद और कोक बेड की जो लेयर लगी रहती है उसके ऊपर तक। इसमें क्या होता है कोक का एडिशन होता है, ठीक है? और इसके अंदर हीट ऐड हो जाती है, यानी कोक ऑब्वियस सी बात है जो हीट रिलीज हुआ ये वाला वो रिड्यूसिंग जोन में जाती है, यहाँ पे ऐड होती है। तो आपका यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है CO यानी कि जो CO2 था इसका एक O इसका रिमूव होता है और वो फिर कार्बन यानी कोक के साथ कोक के लेयर तक जाती है, तो कार्बन तो है ही वहां पर कोक के फॉर्म में, ठीक है? तो वो इसका एक ऑक्सीजन रिमूव होता है और वो CO के वो कार्बन के साथ लग जाता है तो फिर वो CO बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया 2CO। लेकिन इस प्रोसेस में हीट की जरूरत पड़ी, तो जो हीट की जरूरत पड़ी वो एक्सोथर्मिक अपर रिएक्शन ऊपर वाले रिएक्शन से आया और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इसलिए इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग जोन हो गया, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, इट हैज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड दस प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन द मेटल चार्ज अबव एंड ड्रॉपिंग थ्रू इट, ठीक है? तो ये आपका रिड्यूसिंग जोन हो गया। इसके अंदर क्या हुआ आपका जो ऑक्सीडेशन है कोक का, ऑक्सीडेशन कोक का है वो उससे बचा, ऑक्सीडेशन से बचाया गया और मेटल जो चार्ज है वो उसके ऊपर लाई गया, ठीक है? अब क्या करते हैं हम लोग मेल्टिंग जोन। अब जो हीट डेवलप हुई, जो हीट आपके कंबशन जोन से डेवलप हुई वो यहाँ आकर के जो चार्ज मेटल जो मेटल है
वो उसको हीट अप करेगा, यानी मेल्ट करेगा धीरे 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 धीरे, जो भी टाइम लगेगा। तो मेल्टिंग जोन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर ऑफ मेल्ट चार्ज अबव द कोक बेड। अब मेल्ट कहाँ, मेटल कहाँ है, वो अबव द कोक बेड, यानी कि कंबशन जोन के ऊपर कोक, कोक यानी कोक तक रिड्यूसिंग जोन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेल्टिंग जोन, ठीक है। तो मेल्टिंग जोन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लेयर ऑफ द मेटल चार्ज। ऊपर मेंशन किया हुआ, आप जब फिगर देखेंगे, आप जब आप फिगर देखेंगे आपको दिखाया हुआ है कंबशन जोन यहाँ पे है, देखो ये वन मटेरियल है, ये वन, और रिड्यूसिंग जोन यहाँ पे है, मटेरियल है टू, वन पे आपका कोक है, टॉप लेयर तक जाएगा, फिर फ्लक्स आपका ऐड हो गया। और जो मेल्टिंग जोन है, मेल्टिंग जोन है आपका थ्री, देखिए यहाँ पे मेटल आपके सारे प्लेस किए हुए। तो ये चीजें आपकी दिखती है। तो ये आपकी मेल्टिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आयरन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बन का मिक्सचर बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। जो भी टेम्परेचर हुआ होगा 16 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर आपका टेम्परेचर जाता है। आयरन की हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज बनेंगी, वो इंप्यूरिटीज फ्लक्स के साथ ज्वाइंट होगी, फ्लक्स के साथ कैल्शियम, जो फ्लक्स के साथ कैल्शियम है उनके साथ ऐड होंगी, और वो फिर स्लैग फॉर्मेशन करेगा, स्लैग फॉर्मेशन करके वो नीचे स्लैग टैप हॉल से बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर आता है प्री हीटिंग जोन। जो इसके ऊपर के जो जोन्स हैं वो आपके होते हैं प्री हीटिंग जोन्स। ये जो जोन है ये प्री हीटिंग जोन है। प्री हीटिंग जोन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका हीटिंग नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे आपका हीटिंग अभी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी गैसेस वगैरह अगर उसमें हैं तो वो सब गैसेस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखोगे प्री हीटिंग जोन स्टार्ट फ्रॉम अबव द मेल्टिंग zone and extend up to the bottom of the charging. The preheating zone contains cupola charge as alternate layer of coke, limestone and metal. वो वही alternate layers उसमें placed होती है। Gases like CO2, CON2 rising upward from combustion and reducing zones preheat the cupola charge to about 1100 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस बात है, गैसेस जो निकलती हैं वो सब वहां से रिमूव होती हैं, और वो क्या करती हैं, उसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह कंटेंट है उसको भी ये करती है और उसको रिमूव करती है मॉइस्चर्स को, और उसके बाद उसको जो मटेरियल उसके अंदर मेटल आपने डाला उसको पहले से हीट करने की ताकत रखती है। क्या नीचे से चार्ज होने के बाद जो गैसेस निकल रहे वो भी तो हीट ही है, वो ऊपर की तरफ आ रही थी, वो उसको प्री हीट कर देती है, यानी कि उसको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दे, ताकि जब नीचे जाए तो जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बढ़ा, ताकि आपको जो मेल्टिंग होने में समय जो लग रहा है वो थोड़ा कम लगे। नीचे अगर नीचे 2000 या 1600 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो रहा था मेटल, तो आपका ऊपर करीबन 1000 के आसपास आपका वो प्री हीट कर देगा, उसके बाद नीचे जाएगा तो फिर वो उसको मेल्ट करेगा। तो वो उसको प्री हीटिंग जोन कहते हैं। और इसके बाद जो गैसेस जो ट्रैप थी, गैसेस थी उसके अंदर, वो गैसेस चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रोजन गैसेस हो, वो सब के सब ऊपर स्पार्क अरेस्टर से होकर के बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये आपका प्री हीटिंग जोन है। Stack zone extends from above the preheating zone to where the cupola shell ends and spark arrestor is attached. Hot gases from cupola pass through the stack zone. इसको पूरा मैंने बताया, जो hot gases जो नीचे से निकल रही हैं वो सब stack zone से होते हुए, वो खाली चेंबर होता है वहां से होते हुए वो बाहर निकल जाती है थ्रू स्पार्क अरेस्टर, ठीक है। तो ये था आपका कुपोला फर्नेस, ठीक है। एक बार आप खुद से भी करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि जब भी आता है डायग्राम के साथ आता है और सारे जोन्स के साथ आता है, ठीक है। जितनी भी जोन्स पढ़ेंगे उसमें 4 लाइनें और उनके इक्वेशंस लिखनी जरूरी है। इसके बाद आता है कास्टिंग के अंदर, हमने चार्जिंग भी बता दिया। अब आता है कास्टिंग, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। अभी तक हमने सैंड, ग्रीन सैंड कास्टिंग पढ़ाई, जिसके अंदर मैंने कोप एंड ड्रैग बताया और आपको ग्रीन सैंड बनाना बताया। उसके बाद उसमें कास्टिंग करनी बताई, कैसे स्क्रू, रनर, राइजर, गेट्स लगाते हैं। उसके बाद उसमें किस तरीके से हम पैटर्न लगाते हैं, पैटर्न रिमूव करके फिर हम कैविटी जनरेट करते हैं, मोल्टेड मेटल डाल देते हैं, हमारी कास्टिंग बन जाती है। अब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल टाइप की कास्टिंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। 3-4 आपको मेनली पढ़ने हैं, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं पर 3-4 ही पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है हॉट चेंबर, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, हॉट चेंबर, कोल्ड चेंबर, सेंट्रीफ्यूगल और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। दैट्स इट, आपको यही चीजें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहला है जो आपकी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में क्या है कि जो मोल्ड बनी हुई होगी आपके, हम पहले क्या करते थे, ग्रीन सैंड से मोल्ड हम बार बार तैयार करते थे कोप एंड ड्रैग के अंदर, बार बार हमें कैविटी बनानी पड़ती थी, बार बार पैटर्न प्लेस करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में मोल्ड ऑलरेडी परमानेंटली बना हुआ है। देखिए ये परमानेंटली बना हुआ है, आइदर भी मेटल और स्टील, ठीक है। ये स्टील का ही बना होता है किसी मेटल पार्ट्स का। तो देखिए आपको यहाँ पे सारी चीज दिख रही है, ये सारी चीजें, ये पूरी फ्रेम बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपका मेटल का कोर भी, ये आपका सॉरी कैविटी भी रेडी है।
इसका यूज वहां करते हैं जहां पे बैच प्रोडक्शन होता है, यानी मास प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये कोप एंड ड्रैग का पार्ट है, ये आपकी कैविटी, ये आपकी जो आपके क्या बोलते हैं पैटर्न का पार्ट है। बाकी स्प्रू है, देखो ये स्प्रू है आपके यहाँ पे, ये कोर लगाया गया है होल जनरेशन के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से मेटल को पोर करते हैं, यहाँ से गेटिंग सिस्टम है। तो ये आपकी है पहली परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग भी इसको कहते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसी के अंदर परमानेंट मोल्ड के अंदर दूसरा है आपका नहीं, परमानेंट हो गया। मेटल मोल्ड कास्टिंग के अंदर दूसरा आपका डाई कास्टिंग। अभी मेटल की बात करें हम लोग, मेटल कास्टिंग चल रहा है, मेटल का आपका मोल्ड बना हुआ ऑलरेडी। प्रेशर कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग यानी कि डाई कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग मतलब डाई कास्टिंग। तो इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक है सबमर्ज्ड प्लंजर टाइप और एक है गूज नेक टाइप। ये हो गया हॉट चेंबर में, और एक होता है कोल्ड चेंबर। दो टाइप। हॉट चेंबर, इसमें क्या होता है कि जो आपका मोल्टन मेटल है वो यहाँ पे मेल्ट के फॉर्म में ये इस टब में है, ये जो टब दिख रहा है ना, ये इस टब में मोल्टन मेटल है। यहाँ से बर्नर लगा हुआ है, ये फायर बॉक्स है, यहाँ मेटल पॉट है, ये गूजनेक बना हुआ है। हम क्या करते हैं इसमें ऑपरेटिंग लिंक से हम क्या करते हैं, इसमें जो ये मोल्टन मेटल है, ये जो मोल्टन मेटल है, ये इस पोर्शन से ये नीचे आता है, ये स्लाइड करता है, ये इसके अंदर फिल करता है। फिर हम एयर का प्रेशर देते हैं, हम यहाँ पे प्रेशर डाई कास्टिंग कर रहे हैं, यानी प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारी बनी हुई है ये आपकी मोल्ड्स। इसमें क्या है हमारा, एक मोल्ड दो पोर्शन है, एक है आपका कोप एंड ड्रैग जिस तरीके से था, यहाँ डाई के फॉर्म में है। एक है फिक्स डाई, ये वाला आपका फिक्स डाई का पोर्शन है, और ये वाला आपका मूवेबल डाई का पोर्शन। मूवेबल डाई को हम हटा देते हैं तो हमारा जो कास्टिंग है वो फाइनल निकल के चलाता है। तो ये आपकी कैविटी दिख रही है, ये इस फॉर्म की कैविटी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से मोल्टन मेटल इसके अंदर से इन किया, यहाँ से इन किया, और हम एयर का प्रेशर लगाए, तो क्या होगा, एयर प्रेशर से ये मोल्टन मेटल इस गूज नेक के थ्रू होते हुए यहाँ पे इस जो आपकी कैविटी बनी हुई है यहाँ पे आकर प्लेस हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, मूवेबल डाई को हटा करके यहाँ पर हम लोग कास्टिंग को निकाल लेते हैं। ये हुआ हॉट चैम्बर में पहला डाई कास्टिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं गूजनेक डाई। हॉट का ही दूसरा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, जो जहां लो मेल्टिंग पॉइंट्स मेटल है, जैसे जिंक, टिन और लेड, दोनों में भी वही, सबमर्ज टाइप में भी वही यूज करते हैं लगभग। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, और इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं, इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आइए सबमर्ज में। सबमर्ज में क्या होता है कि जो जो इसमें प्लंजर यूज करते हैं हम लोग डायरेक्टली, इसमें मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं रादर देन गूजनेक टाइप। ये भी हॉट चेंबर का ही है, ये दूसरा टाइप से। इसमें यही हमारा, ये आपका है स्टेशनरी डाई, और ये है आपका मूवेबल डाई, यानी फिक्स डाई और मूवेबल डाई, यही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लंजर है उसमें प्रेशर लगा करके हम यहाँ पे इस जो मोल्टन मेटल है उसको इन कराते हैं। और यहाँ मोल्टन मेटल इस पोर्शन से नहीं जाता जैसा ऊपर में गया था, यहाँ पे हम पोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो इसी के अंदर होता है। और जैसे ही प्लंजर नीचे की तरफ आता है, आपका पोर्ट बंद हो जाता है, और जैसे ही प्लंजर ऊपर की तरफ मूव करेगा, पोर्ट ओपन हो जाएगा। प्लंजर नीचे आएगा तो जो इसके अंदर जो लिक्विड है, जो मोल्टन मेटल है, वो फोर्सली इस प्लंजर का जो एयर सिलेंडर प्लंजर जो मूव कर रहा है, यहाँ से फोर्सली इसको क्या करेगा, ये इसको इस कैविटी के अंदर आपको भेजेगा फिल करने के लिए। ठीक है, कैविटी फिल हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, पिन हटाएंगे, डाई हटाएंगे, मूवेबल डाई हटाएंगे, आपका कास्टिंग निकल के चलाएगा। तो ये था आपका इसका फर्स्ट, यानी कि हॉट चैम्बर, गूजनेक टाइप और एयर इंजेक्शन टाइप। ठीक है, दोनों के दोनों प्रेशर टाइप, जहां लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं उसमें हम लोग लेते हैं। एक होता है कोल्ड चेंबर। कोल्ड चेंबर क्या होता है, ये भी प्रेशर टाइप है। कोल्ड चेंबर में ऐसे मटेरियल को हम लोग कास्टिंग में यूज करते हैं जो लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, यानी लो टेम्परेचर वाले मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कास्टिंग करते हैं, यानी कि वो हम उसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा मूवेबल डाई है, या हाफ डाई है, या ये आपका फिक्स डाई है। ये आपके, ये तो कोर्स है, ये इजेक्टर पिन है। ये आपकी जो बीच में जो दिख रही है ये वाली क्रॉस सेक्शन, ये आपकी है कैविटी। आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो जो मेटल है, जो मोल्टन मेटल है,
उसको थ्रू लैडल आपने यहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करते ही आपने इसको रैमिंग करी। क्या क्या रैमिंग करने यानी कि इसको इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। ये क्या होगा, ये रैम अंदर की तरफ आया और ये मेटल जो आपने इसमें पोर किया था ये पूरा का पूरा जाकर के इसको चारों तरफ जो है जहाँ पे भी कैविटी थी वहाँ पे प्लेस कर दिया और इससे हमारी कैविटी जनरेट हो गई। तो ये थी आपकी कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। यानी कि अभी हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग में ही है, दोनों पढ़ा, हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर। हॉट में दो टाइप पड़े, गूजनेक और आपका प्लंजर टाइप जो था, गूजनेक और सबमर्ज प्लंजर टाइप। ठीक है, इसमें आपका हो गया कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ठीक है, इसका यूज कहाँ है, इसका एप्लीकेशन देखो, एडवांटेज क्या है। कास्टिंग प्रोड्यूस आर ऑफ ग्रेटर डेंसिटी एंड मोर सस्टेन डायमेंशनल एक्यूरेसी। इसके अंदर थोड़ी डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे फोर्स हम लोग ज्यादा तरीके से लगाते हैं, ज्यादा तेज लगते हैं और रैमिंग होती है, यानी इक्वल डायरेक्शन में हमारे जो मेटल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। Separation of melting unit, यानी कि furnace and pot etc. from the working part of die casting machinery increases its life and efficiency। यानी इसके अंदर फर्नेस और पॉट जो है हम बहुत इजीली रिमूव कर लेते हैं जिससे इनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। इसका एप्लीकेशन क्या है। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन आर चीफली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग इन एल्यूमिनियम, ब्रास एंड मैग्नीशियम, जहां हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो लो मेल्टिंग एलॉयज कैन ऑल्सो बी कास्ट। एलॉयज भी आप कास्ट कर सकते हैं पर वो लो मेल्टिंग एलॉय होनी चाहिए। तो इसका यूज हम लोग लो मेल्टिंग एलॉय को कास्टिंग में, एलॉय की कास्टिंग में की जाती है। ये आपके एडवांटेजेस हैं टोटल डाई कास्टिंग के, यानी कि पूरी की पूरी जब डाई कास्टिंग कर रहे हैं तो उस डाई कास्टिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं वो ये हैं और ये लिमिटेशन है। ये आपको खुद करना है, एडवांटेज और लिमिटेशन पूरी डाई कास्टिंग की, यानी कि आपका हॉट चेंबर हो, कोल्ड चेंबर हो, हॉट चेंबर का गुजनेक टाइप हो या फिर सबमर्ज आपके प्लंजर टाइप हो। ठीक है, ये आपको करने हैं। इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम लोग डाई नहीं बनाते हैं, हम लोग मोल्ड नहीं बनाते। मोल्ड तो बनाते हैं लेकिन हम लोग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बेसिस पे हम लोग कास्टिंग कर लेते हैं। कैसे, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ऊपर से हमने ये हमारी ऊपर से हमने मेल्ट इन किया और इसको रोटेट कराया, शाफ्ट को रोटेट कराया, तो क्या होगा, जो मेल्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा और वो जो साइड्स होंगे, जो वॉल होगी वहां पे जाकर के वो मेटल चिपक जाएगा। तो ये आपकी कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये उसका प्रिंसिपल है। इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पढ़नी है। क्या है हमारा ये टॉप व्यू, ये वाला आपका टॉप व्यू है। इसके अंदर हमने क्या किया, आपने यहाँ से जो आपका स्प्रू है यहाँ से आपने मोल्टन मेटल को इन किया और ये इसके साथ इतने सारे जो है आपके पैटर्न, जो कैविटी है वो बनी हुई। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ स्प्रू, सेंट्रल स्प्रू से आपने मेटल को इन किया, यहाँ से यहाँ आएगा, ये लिक्विड मेटल ही है। फिर क्या होगा, आप जैसे इसको रोटेट करेंगे, देखो नीचे से रोटेट किया गया, तो क्या क्या होगा, इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लेंगी और वो ऑल डायरेक्शंस में, क्योंकि आपका जो मोशन है वो कांस्टेंट चलेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑल डायरेक्शन में लगेंगी, इक्वल फोर्सेस लगेंगी, तो वो क्या होगा, वो मेटल आपका चारों के चारों डायरेक्शन में जो भी आपके जितने भी है उसमें कैविटी होगी उनमें जाकर के वो उसका शेप ले लेगा जो कैविटी बनी हुई है। यानी मेटल आपका यहाँ से जो सेंट्रल स्क्रू से जाकर के और फोर्स के थ्रू ये सभी के सभी कैविटी में फिल हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। यहाँ पे प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब इसके एडवांटेज में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो इसका एडवांटेज में क्या है, ऑब्टेन कास्टिंग फॉर बेटर क्वालिटी, प्रोड्यूस कास्टिंग मोर इकोनॉमिकली, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, प्लंजर जरूरत नहीं है, आपको मूविंग पार्ट्स कम है, कास्ट पार्ट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड प्रोड्यूस बाय द अदर मेथड, अचीव हाई कास्टिंग यील्ड एज कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग सेल्डम रिक्वायर्स फीड हेड्स। ठीक है, इसमें जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी हाई मिलती है। कुछ और भी एडवांटेजेस हैं जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें सिर्फ यही पढ़ना है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक ऐसी कास्टिंग है जिसमें हम पैटर्न बनाने का तरीका अलग है, पैटर्न हम इसमें बनाते अलग तरीके से हैं और रिमूव भी अलग तरीके से करते हैं। ये है आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के प्रोसेस। इसके अंदर जो पैटर्न बनेगा वो वैक्स का बनता है और जो कैविटी बनेगी वो पैटर्न रिमूव करके नहीं बल्कि पैटर्न को पिघला के बनेगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैटर्न जो है एक स्पेशल बहुत तरह के होते हैं, उसमें एक बताया था मैंने वैक्स जो वो होती है क्या बोलते हैं, मोम, वैक्स मोम जो होती है उससे बनती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक पैटर्न तैयार किया वैक्स का। ये पैटर्न बी जो पोर्शन दिख रहा है ये एक पैटर्न है।
ठीक है, ये वैक्स का बना हुआ एक पैटर्न है। कैसे बनाया? ए प्रोसेस से बनाया। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर हमने एक फ्लास्क डाला। ठीक है, फ्लास्क इन किया, फ्लास्क इन किया हमने, इसके अंदर सैंड की मोल्ड, सैंड डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्लास्क और सैंड मोल्ड डाला हुआ, अब इसमें आपका क्या है, ये जनरेट हो, ये आपकी क्या बोलते हैं, ये वैक्स की पैटर्न है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क में जो भी आपने सैंड डाला था उसके बाद उसको हीट करेंगे। हमने हीट किया तो क्या होगा, जो इसके जो ये थे, ये वाले जो आपके पैटर्न थे, वो वैक्स के थे, वो पिघल जाएंगे, पिघल करके वो वहीं नीचे चला आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपका पैटर्न पिघल गया। तो क्या बन गया अब इसके अंदर, कैविटी। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से मोल्टेन मेटल लैडल के थ्रू इसके अंदर पोर कर देंगे और ये दोनों जगह हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस जो मोल्ड है उसको हम ब्रेक करेंगे और फिर हमारी जो कास्टिंग है वो निकल के चली आएगी। यही इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं पैटर्न का, वैक्स पैटर्न यूज करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हीट का यूज करते हैं, एंड देन हम उसको फिर जो सैंड है उसको रिमूव कर करके हम कास्टिंग निकाल लेते हैं। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। ये उन जगहों, उन एप्लीकेशंस के लिए है जहां पे पैटर्न को रिमूव करना इजी नहीं है। ठीक है, ये उस कास्टिंग प्रोसेस, ये वो उस तरह का कास्टिंग प्रोसेस है जहां पे पैटर्न को हम रिमूव से नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पैटर्न वैक्स का ही बना करके और उसको उसी में प्लेस करते हैं, फिर हीट कर देने से वो पैटर्न अपने आप रिमूव हो जाता है और फिर हम उस कैविटी में कास्टिंग कर लेते हैं। तो ये थी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। कितनी बातें सभी को समझ में आ गई? इसमें हर चीज का, इसमें जितने भी तरह की कास्टिंग मैंने पढ़ाई, हर चीज का एक डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक्सप्लेनेशन, ये चीजें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ इतना तक में। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो एनीवन? सर, हाँ बोलो। वो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमसे कोई डायग्राम भी बनवाते हैं या सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या डेफिनेशन ही नहीं, पूछते जितने भी आपके इसमें आएंगे क्वेश्चन, वो सब डायग्राम के साथ आएंगे। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आधे मार्क्स चले जाएंगे, ये बता दे रहा हूँ आपको। हैं? ओके सर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये कंपलसरी है कि नीट एंड क्लीन डायग्राम जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जितना भी आप प्रेजेंट करोगे, जो भी मटेरियल आप प्रेजेंट करोगे, साथ के साथ उसमें डायग्राम होने मस्ट है, कंपलसरी। क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी हो उसमें भी? अगर छोटा सा बनने लायक है, 2 मार्क्स में क्या है अब उसके ऊपर देखिएगा। देखिए, जैसे 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्या होता है कि एक्सप्लेन दिस विद नीट एंड क्लीन डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें 3 चीजें हैं पर्पस, जो भी 5 नंबर का आता है तो उसमें 3 चीजों का पर्पस होता है। एक डायग्राम, पहले 2-3 लाइन का आपका उसका कंटेंट बता दीजिए कि वो है क्या। डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, सब 3-3, 4-4 लाइन की होती चली जाएगी। जैसा डायग्राम बना है वो किसी एक मेथड का, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है और भी चीजें हैं। कुपोला आ गया तो कुपोला में क्या है, कुपोला में डायग्राम, कुपोला है क्या, कुपोला का डायग्राम। और अगर 10 नंबर का नहीं आया, अगर ये तो 10 नंबर का आता कुपोला, कुपोला का डायग्राम, कुपोला के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद उसका जो जोन है उसको अच्छे से डिटेल में करना होता है, कुपोला के जो जोन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से डायग्राम को कहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ओके किसी को कोई सर, परेशानी, और किसी को कोई पूछना हो? खास करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, बिना डायग्राम के करके मत करिएगा, नहीं करिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ओके सर। बहुत छोटे, सर इसलिए मैं ये कह रहा सारा हूँ। यूनिट 1 में ही है हाँ, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। और सर यूनिट 2 भी आ रही है ना वैसे पेपर में? यूनिट 2 बहुत छोटा है मेरे पास, कल का समय, कल खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा है, चिंता ना करो। सबसे ज्यादा लंबा ये कास्टिंग प्रोसेस ही है। सर कल तो क्लास ही नहीं है। सर कल से तो क्लासेस ही नहीं है। सर कल तो छुट्टी है। छुट्टी है मेरी तो प्रिपेरेटरी नहीं। कल प्रिपरेटरी है, लेकिन प्रिपरेशन में ही तो मेरा काम है। स्मिदी एंड फॉर्जिंग है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी क्लास, अभी तो 20 मिनट है ना, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना भाई सारे लोग, 1 मिनट से कम में भी ये सर नहीं होगा। अटेंडेंस का लिंक तो भेज दो। हाँ, वो भी मैं भेज देता हूँ, और अटेंडेंस ले लो भाई, जो भी लेते हैं।
इतने तक के पहले बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ स्पेशल कास्टिंग मेथड में। नो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सुबह आज आपको नोट्स शेयर किया है यूनिट 2 का। यस सर, मिल गए। ठीक है, मिल गए होंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं, बस देखिए मेनली आपके जो यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ये है। सेकंड चैप्टर में टूल्स है, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा कल के 1 घंटे की क्लास में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मोशन है वो सारा का सारा कास्टिंग से ही है, और उसके बाद जो आपकी थोड़ी बहुत चीजें इसमें आती हैं मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला है सर लिंक सेंड कर दो। किस चीज का? अटेंडेंस का? अटेंडेंस का। ओ भाई अटेंडेंस वरना सर डिफरेंट शेप देते हैं यूजिंग हीट। अब इसके अंदर भी दो तरीके के प्रोसेस है, एक कोल्ड वर्किंग यानी और एक हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग के अंदर हमारा हायर टेम्परेचर तक जाता है उसके प्रोसेस के लिए, यानी उसको रीशेप करने के लिए उसको। और कोल्ड वर्किंग के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉमिनल टेम्परेचर होता है, जिस पर हम उसमें उस मटेरियल को हम लोग रीशेप करते हैं। सवाल ये है कि वो कौन से मटेरियल होंगे जिसपे हॉट वर्किंग प्रोसेस होती है और कौन से मटेरियल होंगे जिसपे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है। इन दोनों का जो प्रोसेस है इसको हम टोटली कहते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी हम मेटल को रीशेप कर रहे हैं, मेटल को फॉर्म कर रहे हैं। किस तरीके से, वो दोनों चीजें यहाँ पे आएंगी। समझ आ रहा है भाई? यस सर। चलिए, ये था आपका स्मिथी जो लोहे का काम है। अब आओ फॉर्जिंग। फॉर्जिंग ऑन द अदर हैंड हीट द वर्क पीस इन अ क्लोज्ड फर्नेस, जो मैंने आपको लोहार वाला बताया। शेप द वर्क पीस इन डाइज, यूजेस हैवी हैमर्स, प्रेशर्स और फॉर्जिंग मशीन्स, एंड यूज फॉर मेकिंग लार्ज एंड हैवी पार्ट्स। ठीक है, जॉब फोर्ज फॉर आर मोर एक्यूरेट, ये सब चीजें उसके टर्म्स में अंदर जाती है। स्मिथी रेफर्स स्मॉल पार्ट्स आर शेप्ड इन स्मॉल नंबर्स यूजिंग ओपन फायर एंड held and hand-held tools, forging paper to the production of medium size and heavy parts in large scale using closed heating furnace। स्मिथी में क्या है आपका, एक स्मॉल पार्ट्स को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना डिफरेंट शेप्स में। ठीक है, यूजिंग हैंड टूल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपकी स्मिथी के अंदर। तो आपको स्मिथी भी समझ में आ गया, फोर्जिंग भी समझ में आ गया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के ये काम होगा नहीं। यदि स्मिथी बिना फॉर्जिंग के काम नहीं होगा और फॉर्जिंग का बिना स्मिथी के काम नहीं होगा। यानी कि आपको भट्टी भी चाहिए गर्म करने के लिए और उसको शेप करने के लिए टूल्स भी चाहिए, हैमरिंग भी चाहिए, प्रेशर भी लगाना है, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हो गए। भट्टी भी चाहिए और चेंज करने के लिए डाइस भी चाहिए, एनविल भी चाहिए। अब वो टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिगर के साथ, आगे है नेक्स्ट हम टूल दिखाएंगे। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया जो आप फॉर्मिंग करते हैं मेटल की, इसके दो प्रोसेस, एक है एक हायर टेम्परेचर पर हॉट वर्किंग और एक है रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पर जिसको हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग। अब कौन सा प्रोसेस किस में आता है? हॉट वर्किंग में हम लोग कौन कौन से प्रोसेस करते हैं? हॉट वर्किंग के अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन एंड हॉट ड्राइंग। ये हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। यही बस इतनी ही चीजों पे आपका जो है पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये चारों चीजें पढ़नी है और टूल्स पढ़ना है, दैट्स इट। तो ये आपके क्या है, हॉट वर्किंग के प्रोसेस है। कोल्ड वर्किंग में हम क्या करते हैं, वायर ड्राइंग करते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन करते हैं, कोल्ड रोलिंग करते हैं, कोल्ड फॉर्जिंग करते हैं, और शीट मेटल के प्रोसेसेस हैं वो इसके अंदर कोल्ड वर्किंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हॉट वर्किंग में और कोल्ड वर्किंग में? देखो,
हॉट वर्किंग इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जो हायर टेम्परेचर की बात कर रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर जो इंटरमॉलिक्यूलर चेंजेस हैं वो परमानेंटली चेंज हो जाता है उस मटेरियल के अंदर। यानी कि जिस टेम्परेचर पर उस मटेरियल का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो प्रॉपर्टीज है वो परमानेंटली चेंज कर जाए, उसको हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो जो हॉट वर्किंग है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। कोल्ड वर्किंग इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यानी कि हम उसमें जो टेम्परेचर है वो रिक्रिस्टलाइजेशन से पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया हुआ, द टेम्परेचर एट विच इंटायरली न्यू क्रिस्टल और ग्रेन आर फॉर्म एंड ओल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर आर एम्प्लॉयड। मैंने कहा ना आपको कि जो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो चेंजेस है, जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरह चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं उस टेम्परेचर को हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर यानी जो ग्रेन वगैरह है या न्यू क्रिस्टल्स वगैरह वो न्यू बन जाए, ठीक है। वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हर मेटल का फिक्स है। किसका? यहाँ मेंशन किया हुआ, एल्यूमिनियम का 150 डिग्री, कॉपर का 200 है, आपका गोल्ड का 200, आयरन का 450, सिल्वर का 200, निकल का 590, जिंक का रूम टेम्परेचर है, लेड का बिलो रूम टेम्परेचर है, टिन का भी बिलो रूम टेम्परेचर। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों हैं आपकी हॉट वर्किंग की भी और कोल्ड वर्किंग की भी, कि हॉट वर्किंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है हॉट वर्किंग से अगर हम किसी भी मेटल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आइए, जो हम फॉर्जिंग करते हैं तो उसमें एक स्मिथ यूज होता है, ब्लैक स्मिथ फॉर्जिंग, ठीक है। इसका पर्पस है कि अगर हॉट वर्किंग के लिए आप कोई भी मटेरियल को चूज करते हैं तो उसको आपको गर्म करना पड़ेगा, आपको उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए जो आपका फर्नेस यूज होता है दैट इज ब्लैक स्मिथ फॉर्जिंग, जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका मेंशन है, इसके अंदर ये बेड है, इसी बेड पे ही आपका ये इसको हर्थ कहते हैं, इसी पे आपका टैयर दिया हुआ है। जो टैयर वहां भी बताया था, टैयर यहाँ भी ये है एक तरह का फर्नेस ही। वहां कुपोला था, लार्ज अमाउंट में था, आयरन को ये करना था, यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस जैसे एल्युमिनियम, जिंक, इनको भी हम रीहीट करते हैं, ठीक है। कोक बेड है, ठीक है, सिंकर है, यहीं पे मेटल को डाल देते हैं, यहाँ पे गर्म होता है, ठीक है। और इसका जो ये चिमनी वगैरह है, ये हुड है, ऐसा ये लोकल मिल जाता है मार्केट में। लोग जो अपने लोहार वगैरह होते हैं वो यही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ फॉर्ज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यानी उस टेम्परेचर तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करने के लिए हम इसको इस तरह का स्मिथ जो फर्नेस है, ब्लैक स्मिथ फर्नेस हम यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतने तक में। हेलो, ठीक है। इसके बाद जो टूल्स हैं वो क्या क्या यूज होते हैं, देखो इसमें टूल्स यूज इन ब्लैक स्मिथ फॉर्जिंग। जो आपका फॉर्जिंग शॉप है, जो वर्कशॉप प्रैक्टिस की बात करेंगे उसमें भी टूल्स, तो उसमें जो यूज करते हैं वो ये है, जैसे आपका रेक है, पोकर है, शॉवेल है। रेक क्या है, टेक हीटेड वर्क पीस आउट फ्रॉम द फायर। जब आप भट्टी में उसको रखोगे तो वहां से किस चीज से आप मेटल को उठा के लाओगे, तो उसके लिए यूज करते हैं रेक। पोकर क्या है, इट स्टर द फायर इन द हर्थ। आप कोयला जल रहा है, कोक जल रही है, तो उसको अब उसको एक जगह से जल रहा है, दूसरी जगह से जल नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। मिक्स करने के लिए हम पोकर यूज करते हैं, ठीक है। शॉवेल कोक या कोल को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं हर्थ के अंदर, हर्थ नहीं भट्टी के अंदर। भट्टी के अंदर हम कोयला डालना है तो हाथ से नहीं डालेंगे, वो शॉवेल से डालेंगे। शॉवेल का काम वहां पे भी था फाउंड्री में, जब हम मिट्टियों को उठा करके उसमें डालते थे। यह है एनविल। एनविल क्या है, ये आपने शेप देखा होगा, लोहार वोहार के पास है। ये एक टूल है जिसमें हम ये हमारे यहाँ लैब में भी है, जिसमें हम शेप देते हैं किसी भी मटेरियल को। अब जैसे ये हॉर्न, ये बॉडी पार्ट है, ये हॉर्न है, हमें कोई ग्लास बनानी है, कोई सिलेंड्रिकल पार्ट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो गोल करके इसमें यहाँ रख करके और इसको हम लोग थोड़ी मैलेट से, वुडन जो मैलेट होती है उससे हम लोग इसमें फोर्स मतलब हैमरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो शेप को ले लेता है। तो ये क्या है, ये आपके पूरी एनविल, ठीक है। हार्डर होल होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। होल जनरेट करना तो आप क्या करते हैं, वहां पे उस मेटल को पीस रख करके ऊपर से पंच कर देते हैं। पंच भी होता है, पंच भी इसमें टूल यूज होता है, पंच कर देते हैं, तो क्या होता है, वहां पे होल जनरेट हो जाती है। तो ये आपके एनविल्स हो गए। ये आपका स्विच ब्लॉक हो गया। देखो इतने सारे शेप्स आप जनरेट कर सकते हैं। स्विच ब्लॉक क्या होते हैं, स्विच ब्लॉक होता है कि आप उससे शेप जनरेट करते हो। अब आप एल्युमिनियम की शीट लिए, आपने उसको इस वाले ब्लॉक में आपको सर्कुलर चाहिए था, आपने सर्कुलर वाले पोर्शन पे रखा और उसको पंच कर दिया, तो वो इस शेप का आपको कट जाएगा, या उस शेप का आपका वहां पे शेप गेन कर लेगा वो आपके शीट मेटल पे, ठीक है। तो ये स्विच ब्लॉक हो गया, जिसमें आप इन शेप्स को जनरेट करना चाहते हो वो जनरेट कर सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत?
ये आपका सेट हैमर है जो स्क्वायर फॉर्म होता है इसके सेट, इसके आगे के पोर्शन में, ठीक है। ये आपका टोंग है, पकड़ने में काम आता है। मेटल पीसेस आप गर्म है उसको कैसे पकड़ोगे, तो इतने टाइप्स के होते हैं। क्लैंपिंग रिंग है, क्लोज माउथ है, ओपन माउथ है, राउंड माउथ, ये सब घर में भी दिखते हैं आप लोगों को। ये टोंग कहलाती है, ठीक है। ये आपके चीजल है। चीजल का मतलब क्या हुआ, कभी कारपेंटर को देखा है लकड़ी को छीलने के लिए, लकड़ी के ऊपर लकड़ी को रिमूव करने के लिए क्या करता है, एक चीजल होता है, आगे से नुकीला चाकू की तरह होता है, पीछे से ऐसे रख Yes, करके हैमरिंग करता है, तो उससे क्या होता है, वो जो वहां पे जो वुडन रिमूव करना होता है वो रिमूव हो जाता है आराम से, तो वो चीजल कहलाती है। तो ये भी वही चीजल है, पर यहाँ पे चीजल यूज होता है मेटल के लिए, पंच करने के लिए, और भी चीजों के लिए यहाँ पे हम लोग चीजल यूज करते हैं। तो कोल्ड चीजल है और हॉट चीजल है, ये तो टाइप ऑफ चीजल्स में आते हैं, तो ये चीजल्स यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चीजल्स का ये सेट है, देखो कैसे सेट यूज हो रहा है। हार्ड एनविल पर रखा, आपका वर्क पीस है, इस शेप को लेना है, आपने यहाँ चीजल डाला, चीजल लगाया, ऊपर से आपने हैमरिंग कर दी, तो वो ये क्या होगा, इस वर्क पीस में हार्डी का शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये आपके ये है चीजल। पंच है, मैंने आपको बताया पंच करने के लिए जो पंच करते हैं, ये हो गया आपका राउंड पंच, ये आपका राउंड पंच है, ये आपका हो गया स्क्वायर पंच, ठीक है। ये हो गया सेंटर पंच जो नुकीला होता है एकदम, सेंटर पंच, सेंटर मार्क करने के लिए। ये हो गया पिन ड्रिफ्ट और ये हो गया सैंपल ड्रिफ्ट। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के ड्रिफ्ट्स और पंचेस थे। फिर आपके हैमर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये टूल्स एक्चुअली मैं टूल्स बना नहीं पाता रहा, तो मैंने क्या किया, इसका फोटो खींच लिया बुक का, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा टफ है। तो आप भी इतने सारे टूल नहीं बनाओगे, आपको एक एक चीज, जैसे हैमर का एक बना लिया, पंच का एक बना लिया, पिन पंच दे दो आपने, चीजल का एक बना लिया, ठीक है, टोंग का एक बनाया आपने, ऐसे बनाने हैं। हैमर का एक ही बनाना है आपको, स्विच ब्लॉक बनानी है और एक एंविल बनाना है, ये सारी चीजें हैं आपके। बाकी ऊपर में पोकर वगैरह है, ये चीजें आपको बनानी, पोकर है, रेक है और शॉवेल, ये तो हाथ से बन गए तो मैंने हाथ से बना दिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको टूल्स में आती हैं फॉर्जिंग शॉप में, स्मिथी एंड फॉर्जिंग शॉप में। किसी को कोई दिक्कत इतने में तो बताओ पहले। हमने अभी इसके अंदर दो चीजें बताई, इसके अंदर दो चीजें बताई। स्मिथी एंड फॉर्जिंग में दो तरह का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, कोल्ड वर्किंग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। किस मटेरियल के लिए कितना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो आपका है टेबल में मेंशन, ठीक है। हॉट वर्किंग में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं वो भी मेंशन है, फॉर्जिंग वगैरह आता है आपका। कोल्ड वर्किंग में वायर ड्राइंग वगैरह आती है, वो भी मैंने बता दिया। और कोल्ड वर्किंग के प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, मेटल फॉर्मिंग करने के लिए हमें टूल्स यूज होते हैं, भट्टी से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो कि हमें शेप देने के लिए या पकड़ने के लिए, और भी जितने भी तरह के टूल फाउंड्री सॉरी फॉर्जिंग और स्मिथिंग में पड़ते हैं, वो टूल्स हमने डिस्कस कर लिए। इतने तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। दो चीजें मैंने छोड़ी, एक एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग और डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग, वो आपको करना है, ठीक है। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने बताया था ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस इसके अंदर अब जो पढ़ने हैं वो फॉर्जिंग ऑपरेशंस पढ़ने हैं, जो कि मैं कल की क्लास में खत्म करा दूंगा। ये चैप्टर फिनिश हो गया, यही आपका फॉर्जिंग ऑपरेशंस जो आपको ऊपर दिखा रहा था ना मैं, ये आपके सिलेबस में है, जो ये ऑपरेशंस है, जो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग लिखा हुआ था ना अलग से, ये यही ऑपरेशंस है जो आपको पढ़ने, वो नीचे मेंशन किया हुआ। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये था यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 बेंच वर्क एंड फिटिंग शॉप है, वहां पे शीट मेटल की बात करते हैं बेंच वर्क में, वो भी कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा फोर्थ लेक्चर है, हाँ फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे, फोर्थ लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है सर। यूनिट 1 और यूनिट 2, हाँ बोलिए सर मार्क्स डिवाइड होते हैं, फिर दोनों में से हाफ हाफ मार्क्स क्या है? हाँ लगभग हाफ हाफ ही होता है, वैसे लगभग होता है, लेकिन वेटेज फर्स्ट यूनिट का इसमें ज्यादा है। हाँ लेकिन वेटेज इसमें फर्स्ट यूनिट का ज्यादा है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कास्टिंग और मेटल से आती है, जो फेरस मेटल से आती है, ठीक है। बट हाफ हाफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंटेंट भी कम है। आप देखेंगे सिलेबस उठा के देखेंगे आपको, तो आपको दिख जाएगा। दिखाऊं सिलेबस का कंटेंट कितना है फर्स्ट यूनिट का? यस सर। सिलेबस का कंटेंट सर सेकंड यूनिट छोटी है ना, बहुत फर्स्ट छोटी है, यूनिट से? इसे बहुत हाँ जी छोटी सर, है, देखिए आप देख लीजिए, दिखाता हूं मैं आपको।
देखिए ये पूरी फर्स्ट यूनिट है यहां से आता है, ठीक है, यस सर। यस सर। और ये पूरी सेकंड यूनिट है ओके सर। और जिसमें सर मैंने ये आज क्या आप, नाम है? जिसमें मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया सेकंड यूनिट में, हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग बताया, फॉर्जिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बताए, ये रह गया फॉर्जिंग ऑपरेशंस, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, जिसके अंदर आपका क्या है, वायर ड्राइंग, स्वेजिंग, एक्सट्रूजन सब आ जाएगा आपका, जो भी ऑपरेशंस है, ठीक है, स्मिथ फॉर्जिंग, ये पूरे ऑपरेशंस ही हैं सारे, यही चीज आपको कराना है जो नेक्स्ट कल की क्लास में कराएंगे। और फिर आपका बेंच फिटिंग शॉप में वही है, टूल्स बता देंगे आपको, फिर वही ऑपरेशंस है, फिटिंग ऑपरेशंस, स्वाइंग, चिपिंग, थ्रेड कटिंग, मार्किंग टूल्स, दैट्स इट, ठीक है। मैडम आ गई क्लास के लिए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके सर। नो सर। नो मुझे सर। अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा भाई। अटेंडेंस कैसे नहीं है? वो क्या भेजते हैं, कौन है, हर्षित गुप्ता, हर्षित गुप्ता नाम है ना, हर्षित हैं, एक हर्षित, मिनट एक में बार अटेंडेंस ले रहा हूँ। हर्षित गुप्ता है प्रेजेंट। चल ले ले, कभी तू ले ले। हाँ मुझे लेके भेज दीजिए, ठीक है। सर एनी एक प्रॉब्लम, बार एनी ये डाउट? बता दो हाँ बोलो। सर, एक बार ये बता दो कि कितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जो टोटल एग्जाम 4 है क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, एक ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो है सब पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के होंगे, 2.5 नंबर के होंगे, ठीक है। और जो भी होगा आप नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओके ठीक है, मुझे अटेंडेंस ओके सेंड सर। कर दीजिए, मैं बाद में उसको चेक करूंगा। मैं कर दी सर, हो रही है बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।